हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम पास आ रहा है और हम अपने मॉक टेस्ट की हेल्प से क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में इकोनॉमिक्स करा था। आज के इस लेक्चर में हम स्टैट्स के जो मॉक 1 में क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी हेल्प से स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, बहुत से बच्चों के रिप्लाईज आए और हमने भी वेरीफाई करा कि बहुत सारे क्वेश्चन मॉक्स के एज सच स्टेटमेंट ही एग्जाम में पूछे गए थे। तो हमारे जो टीम मेंबर्स है वो बहुत मेहनत करते हैं, आप बच्चों के लिए मॉक प्रिपेयर करते हैं या एमसीक्यू सेशंस लाते हैं हम। तो उन टीम मेंबर्स के एफर्ट की वजह से ही जो इतने क्वेश्चन है वो अपीयर हुए हैं स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम में। इसी तरह फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी मॉक हम प्रोवाइड करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं आपको शेड्यूल में एट द एंड ऑफ द सेशन बता दूंगा। तो आपको ये भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के लिए। तो बाकी आपकी अपनी इच्छा है। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द एक्सटेंशन और कॉन्टिन्यूएशन ऑफ टाइम रिवर्सल मेथड। तो जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है उसकी कॉन्टिन्यूएशन कौन सा टेस्ट है, ठीक है, कौन सा उसकी एक्सटेंशन है? यूनिट टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट या नन ऑफ द गिवन? पहले आप खुद ट्राई करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर है सर्कुलर टेस्ट। तो याद रखना सर्कुलर टेस्ट जो है बेसिकली सर्कुलर टेस्ट एक्सटेंशन है किसकी? टाइम रिवर्सल टेस्ट की। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। अब देखो यहाँ पर ये बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? ये क्वेश्चन लिया गया थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर से। कहाँ से लिया गया? थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर से ये क्वेश्चन उठाया गया। यहाँ पर आपको पता है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के डिफरेंट मैथड्स हैं। डिफरेंट मैथड से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के आपने देखा होगा, सिंपल एग्रीगेट मैथड है, लैसपेरिस मैथड है, पार्शीज मैथड है। तो डिफरेंट मैथड्स आपने पढ़े हुए हैं। अब ये टेस्ट क्या है बेसिकली? ये जो यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये क्या है टेस्ट? बेसिकली ये टेस्ट जो होते हैं ये चेक करने के लिए है कि जो हमारा इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने वाले मेथड हैं, उनकी एडिक्वेसी या सूटेबिलिटी को चेक करने के लिए हम इन टेस्ट का यूज करते हैं। तो देयर आर 4 टेस्ट जिनका हम यूज करते हैं टू चेक द एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर मेथड। तो इंडेक्स नंबर के जो मेथड है उनकी एडिक्वेसी को चेक करने के लिए कि वो कितने सूटेबल हैं, हम किसका यूज करते हैं? डिफरेंट टेस्ट का यूज करते हैं। तो 4 तरह के टेस्ट हैं। कौन सा टेस्ट है? सबसे पहले आ जाता है आपका यूनिट टेस्ट, याद रखना कौन सा आ जाता है? यूनिट टेस्ट। सेकंड, उसके बाद आ सकता है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड आ जाता है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के बाद टाइम रिवर्सल टेस्ट, और इसी टाइम रिवर्सल टेस्ट की एक्सटेंशन क्या हो जाती है? सर्कुलर टेस्ट, ठीक है। अब इस टॉपिक से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है? या तो मेथड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि जैसे यूनिट टेस्ट जो है वो किसको सेटिस्फाई करता है, कौन सा मेथड जो है यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं सारे बता देता हूँ। देखो यूनिट टेस्ट जो है वो सभी को सेटिस्फाई, सभी मेथड्स को सेटिस्फाई करता है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। वो आपने याद रखनी है। वो एक्सेप्शन क्या है? सिंपल, याद रखना, सिंपल अनवेटेड एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल अनवेटेड एग्रीगेटिव मेथड जो है इसको जो है सेटिस्फाई नहीं करता है यूनिट टेस्ट। इसको छोड़ के बाकी सारे मेथड्स को यूनिट टेस्ट जो है सेटिस्फाई करता है। कहीं पेन नोटबुक लेके ये चीजें लिख लो, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यूनिट टेस्ट जो है वो सभी को सेटिस्फाई करता है, बट सिंपल अनवेटेड जो हमारा मेथड है, अनवेटेड एग्रीगेटिव मेथड, उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कौन सा है? दूसरा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है इसके बारे में बात करें तो ये सिर्फ किसको सेटिस्फाई करता है? याद रखना फैक्टर रिवर्सल जो टेस्ट मेथड है वो सिर्फ सेटिस्फाई करता है 2 मेथड को। कौन से? एक तो फिशर मेथड, याद रखना, और दूसरा केलीज मेथड, केलीज फॉर्मूला जिसे कहते हैं, केलीज फॉर्मूला। इन दोनों को ही सिर्फ ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। जैसे यूनिट टेस्ट सबको सेटिस्फाई करता था सिंपल अनवेटेड को छोड़ के, बट फैक्टर टेस्ट सिर्फ सेटिस्फाई करता है फिशर और कैलिस फॉर्मूला को। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड टेस्ट कौन सा था? थर्ड टेस्ट था टाइम रिवर्सल, जिसकी एक्सटेंशन ही सर्कुलर टेस्ट है। जो टाइम रिवर्सल है वो सभी को सेटिस्फाई करता है, बट 2 मेथड को सेटिस्फाई नहीं करता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा भी गया क्वेश्चन। लेसपेरेज मैथड और पार्शीज मैथड, इन 2 मेथड को जो है ये सेटिस्फाई नहीं करता है। कौन सा? टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो सभी को सेटिस्फाई करता है, बट लेसपेरेज और पार्शीज मैथड को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। एंड द लास्ट इज सर्कुलर टेस्ट। तो सर्कुलर टेस्ट किसको सेटिस्फाई करता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो ये करता है सेटिस्फाई सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स को, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स जो मेथड है इसको सेटिस्फाई करता है। सेकंड, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन जो वाला मेथड है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन और प्राइस रिलेटिव, इसको भी सेटिस्फाई करता है। ज्योमेट्रिक मीन और प्राइस रिलेटिव इसको भी सेटिस्फाई करता है। और थर्ड जो कैलीज फॉर्मूला है,
जो कैलिस फॉर्मूला है, बेसिकली कैलिस फॉर्मूला कौन सा, जो हम अप्लाई करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में, उसको भी सेटिस्फाई करता है। तो सर्कुलर टेस्ट 3 को सेटिस्फाई करता है। एक तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स मेथड को सेटिस्फाई करता है, सेकंड सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव को सेटिस्फाई करता है, और थर्ड जो कैलिस फिक्स्ड बेस्ड मेथड है, जब उसको हम अप्लाई करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में, तो उसको भी सेटिस्फाई करता है। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा यूनिट टेस्ट कौन कौन से मेथड को सेटिस्फाई करता है, इंडेक्स नंबर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने अपने एग्जाम के लिए याद रखना। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्सटेंशन कौन सी है टाइम रिवर्सल टेस्ट की। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड, कौन से डिकेड में, ओनली डिकेड, ठीक है, डिकेड होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो कौन से डिकेड में इंडियन पॉपुलेशन हैड शोन नेगेटिव ग्रोथ, इंडिया की पॉपुलेशन ने नेगेटिव ग्रोथ शो करी थी, ठीक है। 1951 से 61, 1911 से 21, 2001 से 2011 और 1921 से 31, ठीक है। पहले खुद ट्राई करें। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है 1911 से 1921। ये जो पीरियड था ना, इस पीरियड में यही ऐसा डिकेड था जिसमें इंडिया की नेगेटिव ग्रोथ थी। उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी थी, ठीक है। आपको पता होगा, एग्जाम के लिए याद रखना, 1921 जो ईयर है इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इधर तक जो है स्टेगनेंट पॉपुलेशन, इसके बाद पॉपुलेशन ने ग्रो करना स्टार्ट किया था। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इंडियन जो डेमोग्राफी है उसको 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन का जो डिज़ाइन है उसको 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। आपने याद रखनी है, सबसे पहली स्टेज है 1901 से लेकर 1921 तक, ठीक है। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन रुकी हुई थी, ग्रोथ नहीं थी पॉपुलेशन की, ठीक है, स्टेगनेंट पॉपुलेशन थी। फिर 1921 से लेकर 1951 का जो पीरियड है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन पीरियड ऑफ स्टीडी ग्रोथ, मतलब धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ स्टार्ट हुई थी। दिस इज नोन एज पीरियड ऑफ स्टीडी ग्रोथ, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद 1951 से 81 का जो पीरियड है ना, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी थी। तो पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ कौन सा पीरियड है, 1951 से लेकर 1981 का, ठीक है। अब 1981 से लेकर 2011, जब तक हमने अभी सेंसस कैलकुलेट किया उस तक के पीरियड की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ। यहाँ पर भी ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, बट यहाँ पर एक चीज याद रखना, डेफिनेट साइन ऑफ स्लो डाउन, बट पॉपुलेशन अब धीरे धीरे स्लो डाउन की तरफ भी मूव कर रही थी। मतलब अब ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ हाई है, बट इतनी ज्यादा भी नहीं है, मतलब एक साइन भी शो हो रहे हैं कि धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ में डिक्लाइन आएगा। तो ये चीजें 4 आपने याद रखनी है, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस जो बताई गई हैं इंडियन डेमोग्राफी की, तो आपने याद रखनी है। पहली 1901 से 1921 पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन, 1921 से 51 स्टीडी ग्रोथ, 51 से 81 रैपिड ग्रोथ एंड 81 से 2011 हाई ग्रोथ बट डेफिनेट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक और चीज आपने याद रखनी है, जो वर्ल्ड का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है ना, वर्ल्ड का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, उसमें पूछा जाता है कि इंडिया कौन सी स्टेज में, उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, ठीक है, इस तरह की स्टेजेस हैं। तो इंडिया कौन सी स्टेज में है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में है, ठीक है। कौन सी स्टेज में है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। जैसे मैंने इंडिया की 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस बताई ना, इसी तरह वर्ल्ड की भी होती हैं। जो वर्ल्ड की डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं उसमें इंडिया कौन सी स्टेज में आता है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में आता है। ये चीज आपने याद रखनी। आप बाकी भी देख सकते हो, इंडिया का कौन सी स्टेज है वो आपको पता ही होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्वेश्चन कहता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ए की 0.4 है, प्रोबेबिलिटी बी की 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑलरेडी अकर 0.6 है, हमें ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। इसका आंसर 1.2 है, 0.24 है, 1.2 है या 0.96 है। पेन नोटबुक लो और पहले खुद निकालो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनना, ठीक है। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 फॉर्मूला लगेंगे। आई होप आपने पहले खुद ट्राई किया होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 फॉर्मूला लगेंगे। मैंने थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाया हुआ है, प्रोबेबिलिटी का लेक्चर। मैंने आपको ये फॉर्मूला तो बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना। अगर ये निकल गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी निकल जाएगा, ये आपने जो निकालना है, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया और बी दिया, बट यहाँ पर हमें एक और चीज दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑलरेडी अकर। इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी, मतलब
क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी होगा, सच दैट, इस तरह से कि ए ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है ये याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी को डिनोमिनेटर में लेते हैं और दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑलरेडी अकर, ए ऑलरेडी अकर है इसलिए ए नीचे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे आएगी, ऊपर क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये भी दिया हुआ है, आपको ये भी दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसको यहाँ पर पुट कर दोगे, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकल जाएगी, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन अगर आपको ये फॉर्मूला आता हुआ, ठीक है। तो पहले हम ये निकालते हैं, उसके बाद पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, उसके बाद हम इस फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे, सारे मिटा देते हैं एक बार। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हैपनिंग ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑलरेडी अकर, इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला है, यहाँ पर पुट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑलरेडी अकर कितना दिया हुआ है 0.6 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको कितना दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया है 0.4, आपको ये चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको चाहिए, इसको इधर रहने दो, ये डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.6 इंटू 0.4 कितना होता है 0.24, ठीक है, 6 4 24 होता है ना, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल गई 0.24। आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसका फॉर्मूला लगाओ, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 0.4, बी दिया हुआ है 0.8 माइनस क्या निकला आपका 0.24, ये कितना हो गया 1.2, 1.2 में से माइनस आपने क्या करना है 0.24, तो क्या बचेगा आपके पास 0.96, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल मैथमेटिक्स है, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑलरेडी अकर की जगह आपको ये दिया होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी अकर, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस केस में आप नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ए लिखा था उस केस में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू लाइक, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू यू फील दैट वे, आपने इस तरह से क्यों फील करा, कॉल्ड एज, ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, फिल्टर क्वेश्चन, प्रोबिंग क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन या क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से, एक तो आप पढ़ते हो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, पर थोड़े डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, व्हाई डू यू फील दैट वे, इन क्वेश्चंस को बोलते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं जब हम तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, प्रोब करने वाली क्वेश्चन करते हैं, मतलब उसको डिग करके इन्फॉर्मेशन निकालने, दैट आर नोन एज प्रोबिंग क्वेश्चन। देखो ये भी एक प्रोबिंग क्वेश्चन है, व्हाई डू यू फील दैट वे, इस तरह से आपने फील क्यों करा, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्या है, एनालिटिकल क्वेश्चन कौन से होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके क्रिटिकल थिंकिंग को पता किया जाता है, ठीक है, मतलब आपका लॉजिकल कितना है, आप किन्हीं दो सिचुएशंस के बीच में चूज कर सकते हो कि नहीं चूज कर सकते, ऐसे क्वेश्चन को चेक करने के लिए आपकी एनालिटिकल थिंकिंग चेक होती है, तो इसी को बोलते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए, आपको डिसाइड करना है, ह्यूमरस बात कर लेते हैं, अगर आपको डिसाइड करना हो बिटवीन लव एंड स्टडीज, तो मतलब ये आपके लिए बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है, आपको बहुत सोच समझ के इसका आंसर देना चाहिए, बट आपको अभी स्टडीज पे ही जोर देना चाहिए। और इंपॉर्टेंट है क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लोज एंडेड वो क्वेश्चन होते हैं जिनका एक वर्ड में आंसर होता है, फॉर एग्जांपल येस नो, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको कुछ 4 ऑप्शन दिए कि आपने उनमें से एक सिलेक्ट करना, आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल सकते, दीज आर नोन एज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको खुली छूट है, ऐसे दे दिया महात्मा गांधी पे, खुली छूट है, जो मर्जी दे, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें तो सिंपल है, ये आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फाइंड द मीडियन। देखो ये फोन नया है तो आज थोड़ा मतलब इसमें हैंडी नहीं हूं मैं। फाइंड द मीडियन इफ द मीन एंड मोड आर गिवन एज 35 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। देखो हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, मीन और मोड हमें दिया हुआ है 35 एंड 30, आपको मीन मीडियन मोड सब पता है, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है, मीन और मोड दिया हुआ है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें इन तीनों में से 2 फिगर दी हुई है, तीसरी निकालनी है, आपको इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, एक ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है, वो याद रखना है। मोड निकालने का तरीका होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये किसको निकालने का फॉर्मूला होता है, मोड को, ठीक है। मोड निकालने का फॉर्मूला, बट आपने मोड नहीं निकाला, आपने क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन को यहीं पे रहने दो, मीन इधर ले जाओ,
तो मोड प्लस 2 मीन हो जाएगा किसके बराबर, 3 मीडियन के बराबर। ऐसे ही हो जाएगा, ये -2 मीन था, दूसरी तरफ जाके +2 मीन हो जाएगा। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो मोड की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, मोड की वैल्यू दी हुई है आपको 30 दी हुई है। मीडियन आपको मीन कितना दिया हुआ है, 35। तो 2 × 35 कितना हो जाएगा, 70 + 30 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका 3 मीडियन के बराबर। तो आपने मीडियन की वैल्यू निकालनी है, तो वो कितनी हो जाएगा, 100/3 कितना होता है, 33.33। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजिली निकल जाना था, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉलम हेडिंग ऑफ अ टेबल इज नोन एज। टेबल की कॉलम हेडिंग को क्या बोलते हैं, किसी भी टेबल की कॉलम हेडिंग को क्या बोलते हैं, ये आपने बताना है। देखो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक टेबल बना के बताता हूँ। बेसिकली पहले आप खुद ट्राई करना, प्रीफेटरी बोलते हैं, स्टब बोलते हैं, टाइटल या कैप्शन बोलते हैं। कॉलम हेडिंग को पूछा है, रो हेडिंग कॉलम हेडिंग अलग होती है। देखो अगर हम एक टेबल ड्रा करना, बेसिकली अगर ये एक टेबल है, कोई भी टेबल है, इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस टेबल को डिवाइड कर देता हूँ, ये कुछ पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, कुछ पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड। सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा होता है टेबल नंबर, ठीक है। यहाँ पर टेबल नंबर, जैसे आपने देखा होगा 1.1 टेबल का नंबर, तो सबसे पहले होता है टेबल नंबर। फिर यहाँ पर होता है टाइटल, टाइटल में लिखा होता है कि टेबल जो बेसिकली है वो किस चीज़ के को करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। यहाँ पर फिर एक होता है उसके नीचे हेड नोट, क्या होता है, हेड नोट। हेड नोट में ये चीज़ें लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सिंबल्स यूज़ हुए हैं तो वो सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो टेबल में अगर कोई सिंबल्स यूज़ हुए वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो हेड नोट में आ जाए। तो पहले आ गया टेबल नंबर, टेबल में टाइटल क्या है उसका, कैपिटल लेटर्स में होता है, यूजुअली बोल्ड में लिखा जाता है। देन हेड नोट में लिखा जाता है अगर कोई सिंबल कुछ भी यूज़ किया हो, ठीक है। उसके बाद फिर ये आ जाती हैं, ये होती हैं रोज़ आपकी, ये क्या होती हैं, रोज़। और ये क्या होते हैं, कॉलम्स। जो रोज़ होती हैं, याद रखना, रोज़ को बोलते हैं स्टब। क्या बोलते हैं, स्टब या रो हेडिंग। क्या बोलते हैं, स्टब या रो हेडिंग। और कॉलम्स जो ये होते हैं, ये एक कॉलम आ गया, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम, इन कॉलम्स को क्या बोलते हैं, कॉलम्स को याद रखना, इनको बोलते हैं कैप्शन। क्या बोलते हैं, कैप्शन या कॉलम हेडिंग। रोज़ को बोलते हैं स्टब या रो हेडिंग, और कैप्शंस या कॉलम हेडिंग किसको बोलते हैं, कॉलम की हेडिंग को। ये चीज़ आपने याद रखनी। ये बीच में पूरी क्या आ जाती है, बॉडी, जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को भरते हो, चाहे कोई डेटा है वो भरते हो, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी। यहाँ पर नीचे टोटल हो जाता है, ये हो जाता है रो का टोटल, और यहाँ पर आ जाता है ये कॉलम का टोटल हो जाएगा। देखो पहले कॉलम का टोटल, यहाँ पर दूसरे का टोटल, यहाँ पर तीसरे का टोटल, और यहाँ पर आ जाता है रो टोटल। पहली रो का टोटल यहाँ पर, दूसरी रो का टोटल यहाँ पर, तीसरी का। रो होती है हॉरिजॉन्टल, याद रखना, और कॉलम्स होते हैं वर्टिकल। ये चीज़ आपने याद रखनी, ठीक है। उसके नीचे आपके यहाँ पर सोर्स नोट और फुट नोट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, सोर्स नोट और फुट नोट। सोर्स नोट ये बताता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली हुई है, वो सोर्स नोट बताता है। और फुट नोट क्या बताता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपने टेबल में एक्सप्लेन नहीं करी है, उसको आप एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो आप वो फुट नोट में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ टेबल के पार्ट होते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कॉलम हेडिंग टेबल की को क्या बोलते हैं। तो मैंने अभी बताया स्टब बोलते हैं रो हेडिंग को, तो कॉलम हेडिंग को क्या बोलते हैं, कैप्शंस बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज द स्टेट ऑफ हैविंग अ स्पेसिफिक इलनेस, डिसीज और मेडिकल कंडीशन। अगर आप बीमार हो, अगर आपको डिजीज है या मेडिकल इलनेस है, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, फेकेंडिटी या एज डिपेंडेंसी, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं जब आपको कोई इलनेस है, डिसीज है या मेडिकल कंडीशन है, इसको बोलते हैं मॉर्बिडिटी। क्या बोलते हैं, मॉर्बिड। मोर्टेलिटी जो है डेथ को रिप्रेजेंट करता है, किसी पॉपुलेशन में किसी स्पेसिफिक पीरियड में कितनी डेथ हो रही है, वो मोर्टेलिटी रिप्रेजेंट करता है। इसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो डेथ रेट है, सिंपल डेथ रेट है, क्रूड डेथ रेट जिसे कहते हैं, फिर एज स्पेसिफिक डेथ रेट होता है, ठीक है, फिर स्पेसिफिक डेथ रेट होता है। इस तरह से डिफरेंट मेथड्स हैं। बट मोर्टेलिटी क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है कि डेथ एक पर्टिकुलर पीरियड में किसी एक पॉपुलेशन, स्पेसिफाइड एक पॉपुलेशन में कितनी डेथ होती है, ठीक है। फेकेंडिटी का क्या मतलब होता है, फेकेंडिटी होता है पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑफस्प्रिंग। पर्सन एक किसी भी चीज़ के लिए जो कैपेबल है कि किसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं फेकेंडिटी। एज डिपेंडेंसी, देखो यहाँ पे ना एज डिपेंडेंसी रेशियो पता होनी चाहिए आपको। होता क्या है कि एक होती है 15 साल से कम की पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं यंग पॉपुलेशन, और एक होती है 64 या 65 की एज से ऊपर वाली पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं ओल्ड एज पॉपुलेशन। ये दोनों पॉपुलेशन पता है किस पे डिपेंड है, जो पॉपुलेशन 16 से 64 साल के बीच में। तो एज डिपेंडेंसी रेशियो बेसिकली इन्हीं की रेशियो है, मतलब यंग प्लस ओल्ड एज डिवाइडेड बाय
यंग प्लस ओल्ड एज डिवाइडेड बाय एडल्ट पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि यंग वाली को मतलब 15 से कम वाली को और 64 साल से ऊपर वाली पॉपुलेशन को संभालने वाली पॉपुलेशन कौन सी है, जो 16 से 64, जिस पॉपुलेशन में हम लाई करते हैं। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एज डिपेंडेंसी या एज डिपेंडेंसी रेशो को। ये सारे आपने पढ़े होंगे डिफरेंट फॉर्मूलाज, तो एग्जाम में जाने से पहले वाइटल स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से देख लेना, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ द क्लास फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द क्लास फ्रीक्वेंसी ए बी इज इक्वल्स टू 0, अगर क्लास फ्रीक्वेंसी आपको 0 दी हुई है, द वैल्यू ऑफ क्यू यूल्स कोफिशिएंट इज इक्वल टू, तो यूल्स कोफिशिएंट की क्या वैल्यू होगी, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन है, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए आप एट्रीब्यूट्स के कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। इसका आंसर 0 है, 1 है, -1 या 1 या -1 है। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आपको जूल्स कोफिशिएंट, ये तो लिखा भी हुआ है जूल्स कोफिशिएंट, तो मतलब फॉर्मूला ही आपको सिर्फ आना चाहिए था। वो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, ए बी इंटू अल्फा बीटा, ठीक है, माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बीटा, ठीक है, यहाँ पर अल्फा बीटा है या अल्फा बी है मेरे ख्याल से, यहाँ पे अल्फा बी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, ए बी अल्फा बीटा, सेम ए बी अल्फा बीटा माइनस ए बीटा अल्फा बी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला इज जूल्स कोफिशिएंट। इन्होंने क्लास फ्रीक्वेंसी ए बी 0 दी हुई है, तो ए बी मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी पूरी टर्म 0, ये खत्म, टर्म आपके पास सिर्फ क्या बची, माइनस ए बीटा अल्फा बी डिवाइडेड बाय ए, यहाँ पर प्लस है, ए बीटा अल्फा बी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसको कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, -1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। सिंपली आपको फॉर्मूला आना चाहिए था, अगर आपको फॉर्मूला आता, मैं वापस लिख देता हूँ, फॉर्मूला है ए बी, ध्यान से देखो, ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी, नीचे भी सेम आएगा, सिर्फ प्लस हो जाता है, माइनस की जगह क्या हो जाता है प्लस, बाकी फॉर्मूला से ए बी आपको 0 दिया हो तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस ए बीटा अल्फा बी डिवाइडेड में क्या बचेगा, ए बीटा अल्फा बी, तो ए बीटा अल्फा बी कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या बचेगा, -1, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल क्वेश्चन है, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर द हिंदू न्यूज़पेपर से जो डेटा कलेक्ट हुआ है किसकी एग्जांपल है, सेकेंडरी डेटा है, प्राइमरी है, क्वेश्चनियर है, या नन ऑफ द अबव, तो ये कौन सा डेटा है, दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा इज द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय द पर्सन हिमसेल्फ, फील्ड में जाके मैं खुद अगर डेटा कलेक्ट करता हूँ, डिफरेंट मेथड्स हैं, इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, कॉल के थ्रू, ओरल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, क्वेश्चनियर की हेल्प से हो सकता है, ठीक है, ये सारे होते हैं प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा होता है जब आप ऑलरेडी किसी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन से आप इन्फॉर्मेशन लेते हो। सेकेंडरी डेटा दो तरह, एक होते हैं पब्लिश्ड जो डोमेन में आ जाते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो डोमेन में नहीं आते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कुछ सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन है, अब वहाँ से लेते हो, तो दीज आर एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा होता है जो ऑलरेडी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन से आप डेटा कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी डेटा से इन्फॉर्मेशन लेना ईजी होता है, सेकेंड थिंग इज डैट वो अफोर्डेबल भी है, बट प्राइमरी अगर आपको खुद कलेक्ट करना पड़ेगी तो इन्फॉर्मेशन जो है वो महंगी पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चनर क्या होता है, क्वेश्चनर में सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो किसी पर्सन को दिए जाते हैं, वो फिल करता है या किसी के थ्रू करस्पॉन्डेंट के थ्रू फिल करता है, उसके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्वेश्चनर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा आई होप आप सबको पता ही होगा, तो इसमें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई हुई है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला हमने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, एक्का नहीं होना चाहिए, तो पहले आप एक्का निकाल लो। मैंने आपको बोला जब भी नॉट गेटिंग निकालना है 1 में से प्रोबेबिलिटी को माइनस कर, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी जो है उसको जब आप 1 में से माइनस कर दोगे उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस निकालना, तो पहले भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस निकालो। तो एक डेक में कितने एस होते हैं, 4 एक्के होते हैं ना, 4 एक्के होते हैं, तो 4/52 ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। इसको काट दो 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस क्या हो जाएगी, 1 - 1/13, तो 13 माइनस क्या हो जाएगा 12/13। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस बोलता तो 1/13 होता क्योंकि 4/52 होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, गेटिंग एन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस 1 - 4/52, ऐसे भी लिख सकते थे 1 - 4/52। इसको काटते तो 52 - 4 कितना होता है 48/52, तो ये कट के भी 4 12 जा और 4 13 जा, तो 12/13 ही इसका आंसर आना था। जिस मर्जी तरह से कर लो। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। देखो मैंने स्टैट्स को बहुत ईजी वे में आपको समझाया
और इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, अब जैसे नेक्स्ट जब मैं स्टैट्स का लेक्चर लाऊंगा तो मैं मॉक 2 3 दोनों के क्वेश्चन को कंपाइल करके भी ले आऊँगा आपके लिए। अब जैसे बोलोगे, क्योंकि स्टैट्स की इतनी क्लासेस में नहीं ले पाया हूँ आपकी, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, अब मैं एक एक इंडिविजुअल टॉपिक में नहीं ला सकता। अगर आपको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक लग रहा है स्टैट्स में जिसमें प्रॉब्लम लग रही है, आप मुझे बता देना, मैं उस पर बना दूंगा। एज सच में इसी तरह मॉक के साथ साथ चीज़ों को आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा। ये आपका मॉक टेस्ट शेड्यूल है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए। पहला टेस्ट आपका 11 जैन को था, अगर आपने नहीं दिया तो आप अभी भी एनरोल करते हो तो आप दे सकते हो। सेकेंड 14 को था, अब 17, 20 और 23 तीन आपके टेस्ट जो है वो पेंडिंग है। आप अच्छे से इन टेस्ट को दें, अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, टेस्ट को दें, क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, टेस्ट बहुत अच्छे से फ्रेम किए जाते हैं। फिर उसके साथ आप एनालिसिस वीडियो भी देखें, उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड चाहे मैथ्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमने पढ़ाए हुए हैं, JKSSB FA मैथ्स, JKSSB FA प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स, JKSSB FA इकोनॉमिक्स, तो सारे लेक्चर जो है आपके लिए पढ़े हुए हैं। जो जो आपने डिमांड करते हैं हमने मिनिमम टाइम में लाने की कोशिश करिए, तो आप उन लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना अब आप कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसके एनालिसिस चाहते हो, तो हम उस पर भी लेक्चर लाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहीं पर हम PDF वगैरह शेयर करेंगे। अगर किसी को इनरोल करने का नहीं पता चल रहा है मॉक में, तो मैं एक 3-4 मिनट की वीडियो है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको देख लेना, आपको ईजिली ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।